बेटा आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें ये पहला क्वेश्चन है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, थिकनेस चेंज हो रही है, तो उस वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी। अब इस क्वेश्चन में दो तरह के सवाल बनते हैं और उसके आंसर्स अलग अलग हैं, तो दोनों को एक साथ समझते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब अगर आप वायर के छोटे से हिस्से को देखें तो उसके जो एरिया है वो कहीं पे थिक है और कहीं पर रिलेटिवली थिन है, ठीक जैसे ये केस है। अब यहाँ पर आप इस एरिया को ले लो A1 और इस एरिया को ले लो A2। अब हम उस फॉर्मूले पर फोकस करेंगे जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जोड़ता है। करंट किसी वायर में कहीं भी चेंज नहीं हो सकती एक ही वायर में, क्योंकि चार्ज किसी जगह इकट्ठा नहीं होता, एक्यूमुलेट नहीं होता, तो करंट चेंज नहीं हो सकती। अगर आप जितने कांस्टेंट टर्म है इस फॉर्मूले में वो एक साथ लिख लो, करंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटीरियल, वो उस मटीरियल की खासियत होती है, वो भी नहीं चेंज होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं चेंज होगा, तो तुम्हें मिलेगा एक साइड में क्रॉस सेक्शनल एरिया जो चेंज हो रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो चेंज हो सकती है। तो अब देखो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो भी ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर एरिया इंक्रीज करेगा, इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, देन drift velocity at end 1 should be less than drift velocity at end 2 so that product can remain constant. सिंगल वायर में अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है तो बिना किसी कन्फ्यूज़न के हम कह सकते हैं कि जिस जगह पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी। जैसे पानी के पाइप में हम अगर उसकी टिप को पतला कर देते हैं तो जो पानी निकल रहा है वो तेज़ रफ्तार से निकलने लगता है, क्योंकि पानी पाइप में कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। तो अगर आप एरिया छोटा कर दोगे तो वहाँ से पानी रफ्तार से निकलेगा, जिससे कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो सेम रहे। इसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज करेगा तो अकॉर्डिंगली ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज करेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा इस फॉर्म में हो, in this type of question, the question is if diameter of wire is doubled, then what will be the change in drift velocity. So अगर उससे पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके हम बोले तो अगर डायामीटर डबल हो गया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, ये गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि वायर के डायामीटर को एज अ होल डबल कर दिया गया। अब आपको इस लॉजिक से चलना होगा कि अगर थिकनेस डबल हो गई, अगर डायामीटर डबल हो गया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 टाइम्स हो गया, तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और अगर रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा तो करंट 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर आप हाईलाइट करो तो इफ़ cross-sectional area changes and becomes 4 times, then current also changes and becomes 4 times. So now come back to equation of drift velocity. Drift velocity depends upon both current as well as cross-sectional area. If cross-sectional area becomes 4 times, then current also increases and becomes 4 times. So there is no change in drift velocity in this question. This is difference between this question and previous question. तो सम अप करें तो अगर एक ही वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली A into VD will give you answer. A into VD is constant.
जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी टू कीप दिस प्रोडक्ट कांस्टेंट। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया एज अ होल वायर का ज़्यादा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट इंक्रीज हो जाएगी। तो जिस रेट में क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेगा उसी रेट में करंट इंक्रीज हो जाएगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कोई असर नहीं होगा। Now this is also frequently asked question that what will be effect on drift velocity if potential difference across the wire is doubled and if length across the wire is doubled keeping potential difference same। तो ऑब्वियसली हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेट हो रहे हैं और हम जानते हैं कि वो इक्वेशन ये हो सकती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, जो एक्सेलरेशन है वो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टिंग वायर अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, और इसके अलावा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम। तो अब इन दोनों टर्म्स को अलग कर लेते हैं क्योंकि सवाल इन दोनों टर्म्स के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं चार्ज इनटू रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ को अलग कर लेते हैं। अब क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट है, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा तो क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है, ये अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होता है तो ये टर्म कांस्टेंट रहेगा और ये तीनों टर्म कांस्टेंट है। लेंथ वेरी ना करके पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल ऑल्सो डबल। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट के आंसर में कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को बिना चेंज किए अगर लेंथ को डबल कर देते हैं तो इस इक्वेशन से देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। तो अगर लेंथ डबल्ड है देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी हाफ। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कनेक्ट करने वाले क्वेश्चन में ज़रूर एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन आती है, लेकिन अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट हैं और किस क्वेश्चंस किस फॉर्मूले से हमें आंसर करना है बस वो हमें क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंजेस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। तो एक बार फिर से हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला ही कंसीडर करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉमन सेंस जो कहता है, फीलिंग जो कहती है, उसके अपोजिट डिक्रीज कर जाएगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज then relaxation time decreases because number of collisions per second increase कर जाते हैं क्योंकि random velocity इलेक्ट्रॉन की increase करती है। तो जो वेलोसिटी सुपर इम्पोज हुई थी रैंडम मोशन पर और इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ले जा रही थी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। सो आवर आंसर विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा पॉपुलर सवाल है। इफ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड सो दैट लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकम्स 3 times देन फाइंड इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर कंडक्टर को स्ट्रेच किया गया है तो उसकी लेंथ बदल जाएगी और अकॉर्डिंगली उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ कांस्टेंट रहेंगे, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा।
तो अगर लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया गया है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/3 हो जाएगा, यानी फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बिकम 1/3 ऑफ इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/3 हो जाएगा तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस विल बिकम 3 टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो करंट चेंज हो जाएगी। करंट विल बिकम 1/3 ऑफ इनिशियल करंट्स वैल्यू। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और करंट सीधे सीधे रिलेटेड है। अब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से रिलेशन जानते हो, दैट इज I इज इक्वल टू NEAVD। तो VD इज इक्वल टू I/NEA। नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ लेंथ भी चेंज हो रही है, तो एक्चुअली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। तो लेंथ जो है वो चेंज होकर हो गई है 3 टाइम्स इनिशियल लेंथ की, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया है 1/3। क्रॉस सेक्शनल एरिया इनिशियल का 1/3, तो एक्चुअली रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से अगर लेंथ इंक्रीज होकर 3 टाइम्स हो जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके असर की वजह से 1/3 हो जाएगा, तो ये 3 ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस जो है वो 9 टाइम्स इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हम एक बार इनिशियल वैल्यू लिखेंगे ρL इनिशियल अपॉन A इनिशियल, और एक बार रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू लिखेंगे ρL इनिशियल का 3 टाइम्स लेंथ और A इनिशियल का 1/3 टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है दैट विल बी एक्चुअली 9 टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस। तो करंट भी 1/9 हो जाएगी। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इनिशियली अगर आप देखो तो करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया की इनिशियल वैल्यूज़ रखकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन लिख लो, और अगला एक्सप्रेशन फाइनल वैल्यूज़ के लिए लिख लो। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 9 टाइम्स करंट हो गई है, 1/9 टाइम्स करंट हो गई है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू में करंट की 1/9 वैल्यू रखनी होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/3 हुआ है इस केस में। तो अब हमको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, और उसमें ये जो टर्म आ रहा है वो इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देखो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू की 1/3 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, जहाँ पर हम इन सारे वेरिएशंस को आपस में कोरिलेट करते हैं। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, इसलिए लेंथ को अगर स्ट्रेच करके इंक्रीज किया जाएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अकॉर्डिंगली डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/3 टाइम्स हो जाएगा। अगर लेंथ जो है वो 3 टाइम्स इनिशियल लेंथ हो गई है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ को हमको यहाँ रखना पड़ेगा रेजिस्टेंस की इफ़ेक्ट को निकालने के लिए। लेंथ 3 टाइम्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/3 टाइम्स, तो इनिशियल वैल्यू रेजिस्टेंस की और फाइनल वैल्यू, और जब इन्हें आप डिवाइड करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू रेजिस्टेंस की 9 टाइम्स इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगी। तो अब रेजिस्टेंस अगर 9 टाइम्स हो गया है तो करंट इनिशियल वैल्यू की 1/9 हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू जो चेंज हो रही है और एरिया की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इस फॉर्मूले में रख देंगे, जिसमें हमको करंट की वैल्यू 1/9 और एरिया की वैल्यू 1/3 रखनी होगी। और इससे हमको पता चलेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू की 1/3 है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और जिसमें कन्फ्यूज़न बच्चों को बना रहता है डिस्कस करेंगे।